हाय डियर फ्रेंड्स, यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर में मैं योगी सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी विद्यार्थी जो प्रश्नोत्तर के रूप में इस वीडियो को देखना चाह रहे थे, उनके लिए मैंने इसे लॉन्ग टाइप के प्रश्नोत्तर के रूप में बनाया है। आप सभी अपना क्लासरूम AAPNACLESSROOM को यूट्यूब में सर्च करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैं गारंटी देता हूं कि इस बार की मैट्रिक परीक्षा में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे और कोई भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। इसी उद्देश्य से मैं आप सभी की मंगल कामना करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। कृपया आप सभी लाइक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेंगे ताकि नए नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो क्लास से संबंधित वीडियोज आएंगे वे भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए विषय को प्रारंभ करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में क्या था? पहला क्वेश्चन आता है टिप्पणी करने का। जोसेफ मेजनी। मेजनी कौन थे? मेजनी इटली का क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था। लिगुरिया की क्रांति से बहिष्कृत कर दिए जाने के बाद उन्होंने मरसई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना किया तथा प्रजातंत्र की स्थापना कर रूढ़ियों को हराने का काम किया। दूसरा पॉइंट है काउंट कैमिलो दे कैबूर। काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी नेता था। वे सर्डिनिया राज्य का मंत्री भी था। इटली के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने फ्रांस के साथ सर्डिनियाई पिडमोंट की चतुर संधि की थी। इससे 1859 में ऑस्ट्रिया सेना को हराने में सफलता मिली थी। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों को जीतने में भी ये सफल रहा था। 1861 में इमैनुअल II को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? जर्मनी के राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया। 18 मई 1848 ईस्वी को 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसकी अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी जिससे संसद के अधीन रहना था। इसे पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम ने ठुकरा दिया। इससे बुलिन और सेना में विरोध बढ़ गया था। फ्रैंकफर्ट संसद समझ गए। चलिए अब देखते हैं आगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। उसमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। मेजनी कौन थे? मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन के द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य को स्थापित करने का प्रयास किया था, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु
इस बार भी असफल रहा और उसे यहाँ से भगा दिया गया। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे? फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए थे। उन्होंने इसके लिए रोमांटिज्म का सहारा लिया। रोमांटिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह के राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहता था। रोमांटिक कलाकार सामान्यतः तर्क और विज्ञान को बढ़ावा देने के खिलाफ होते थे। इसके बदले वे भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्य को अधिक महत्व देते थे। राष्ट्र के आधार के रूप में उन्होंने साझा विरासत और सांस्कृतिक धरोहर की भावना को अधिक बल दिया था। राष्ट्रवादी भावनाओं को बल देने में भाषा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों ने राष्ट्र की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा की तरह बढ़ावा दिया गया। पोलैंड और रूसी आधिपत्य के खिलाफ विरोध के लिए पोलिश भाषा का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाने लगा। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को पता लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1814 के वियना कांग्रेस में जर्मनी की पहचान 39 राज्यों के एक लचर संघ के रूप में हुई थी। इस संगठन का निर्माण नेपोलियन द्वारा पहले ही किया गया था। 1848 के मई महीने में फ्रैंकफर्ट संसद में विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान की रचना की। उसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का मुखिया कोई राजा होता तो संसद के प्रति जवाबदेह होता। ओटो वन बिस्मार्क जो पर्शिया के मुख्यमंत्री थे, जर्मनी एकीकरण के मुख्य सूत्रधार भी थे। इस काम के लिए उन्होंने पर्शिया की सेना और अफसरशाही की मदद ली। उसके बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 7 साल के भीतर 3 लड़ाइयां हुई। उन युद्धों की परिणति हुई कि पर्शिया की जीत में, जिसने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संपूर्ण किया। 1871 के जनवरी महीने में वारसाय में हुए एक समारोह में पर्सा का राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का शहंशाह घोषित किया गया। जैसा आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न उत्तर का समूह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने कई बदलाव किए। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस नए सिविल कोड से जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा समाप्त हो गई। हर नागरिक को समानता का दर्जा मिला और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार को अंजाम दिए। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया, जिससे किसानों को दास्ता और जागीर को दिए जाने वाले शुल्कों से मुक्त हो गए। शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियां द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त किया गया। यातायात और संचार को साधनों को भी सुधार किया गया। ये नेपोलियन ने बदलाव किए थे। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। फ्रांस की क्रांति के दौरान कलाकारों ने नारी रूपकों का प्रयोग अपने राष्ट्र के विचारों को प्रकट करने के लिए किया था। फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रतीक को मारियान नाम दिया गया और लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। इसी प्रकार जर्मनी ने राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को दिखाया गया। इसे बलूत वृक्ष के पत्तों से बना मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे रट लेना है। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? चलिए उत्तर देखते हैं। बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन वह ऐसा दौर था जब ओटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और बाल्कन में रोमांटिक राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी।
पूरी 19वीं सदी के दौरान ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के द्वारा अपनी ताकतों को बढ़ाने की असफल कोशिश की थी। एक एक करके ओटोमन के अधीनस्थ यूरोपीय देश अलग होते गए और अपनी आज़ादी की घोषणा करते गए, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान यह क्षेत्र कई गंभीर झगड़ों का अखाड़ा बन चुका था। बाल्कन पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से भी इन झगड़ों में शामिल हुआ गया। इस कारण बाल्कन प्रदेशों में आपका तनाव, राष्ट्रवादी तनाव बढ़ा हुआ था। आप सभी ने प्रश्नों को देख लिया, आप सभी इसे नोट डाउन कर लेंगे, साथ ही साथ बार बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि लाइक बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो को देखो। यूट्यूब में AAPNA स्पेस CLASSROOM सर्च करें, आपको अपना क्लासरूम मिलेगा, जहां पर जाके सिर्फ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए और परीक्षा के पहले आप सारे वीडियोज को देखें और कोशिश करें अच्छा से अच्छा नंबर उठाने का, अचीव करें। आज इस लॉकडाउन में आप सभी के पास संसाधन है, मोबाइल है, उसका प्रयोग करें और अपने परीक्षा को ऐसी धार दें ताकि आप भविष्य में कभी पिछड़ न पाए। इसी उद्देश्य से मैंने आप लोगों की सहायता के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने शिक्षकों से बात कीजिए और किसी प्रकार का सवाल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब भी कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो, क्या सुधार करनी है उस पर भी कमेंट कीजिए। आपका जो भी क्वेरी रहेगी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी चाहिए तो उस सब्जेक्ट के बारे में भी हमको बताएं। जिस सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है उस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने दूंगा और वो सब्जेक्ट आपकी यकीन मानिए 100% सफलता देगी। कहीं कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। धन्यवाद। आप सभी का भविष्य अच्छा हो, मैट्रिक परीक्षा में आप सभी अच्छे स्कोर से पास हो, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।